सोशल साइंस, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। राइज ऑफ द स्टेट इन यूरोप, किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़े। इसके बाद हमने राष्ट्रवाद में फ्रांस की क्रांति का क्या योगदान था उसके बारे में पढ़े। अब हम अगले टॉपिक में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। किस तरह से नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप में हुआ था और इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और माता का नाम लेटिजिए रमोलिनो था और यह रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। इसने अपने सैनिक बल के बल पर आप देखेंगे इसने पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में लिया और इस तरह से सबसे पहले उन्होंने आप देखेंगे 1799 ईस्वी में फ्रांस की डायरेक्टिव को भंग किया और फ्रांस पर अपना कब्जा बना करके एकदम सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद आप देखेंगे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि और वह इसके अंतर्गत एक जनता के प्रति ऐसी भावना पैदा कर दिया कि जिसके कारण से लोग उसके पक्ष में आने लगे और उसका समर्थन भी करने लगे, क्योंकि वह जो उस समय फ्रांस की स्थिति थी आप देखेंगे बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पे निरंकुश सत्ता थी जिसके कारण से जनता बदलाव चाहती थी और नेपोलियन उसके मसीहा के रूप में अवतरित हुआ। इस तरह से आप देखेंगे वह सभी लोगों का दिल जीत लिया था और इस तरह से आप देखेंगे जैसे ही वह सत्ता 1799 में कब्जा किया और उस तरह से नए नए सैन्य शक्तियों के बल पे उसने अन्य राष्ट्रों को भी अपने में एकीकृत करने का प्रयास किया। आप देखेंगे 1800 ईस्वी में इटली को अपनी शक्ति के बल पर उसने पराजित किया और इस तरह से वहां पर भी अपना शासन स्थापित करके इस तरह से आप देखेंगे उसने अपनी शक्तियों को मजबूत कर लिया। इसने साम्राज्यवादी नीति और कूटनीति को अपनाया जिसके कारण से वह बहुत ही सैन्य शक्ति संपन्न हो गया था और धीरे धीरे यूरोप में आप देखेंगे उसका इतना शक्ति बढ़ गई थी कि सभी देश उससे भयभीत होने लगे थे। और 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में राज्याभिषेक उसका होता है। इस तरह से आप देखेंगे वह एक कुशल राजा के रूप में शासक के रूप में दिखाई पड़ता है और उसने 6 अप्रैल 1814 तक जो है अपनी शक्ति के बल पर शासन किया। फिर उसका दोबारा राज्याभिषेक होता है। इस तरह से आप देखेंगे उसने अपनी शक्ति के बल पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा और अन्य जो उसके पड़ोसी देश थे सबको अपने राज्य में उसको कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। इस तरह से आप देखेंगे उसने अपनी शक्तियों के बल पे पूरे यूरोप में अपना झंडा फहरा दिया जिसके कारण से बाकी जो उसके आसपास पड़ोसी देश थे सभी लोग और विदेशी देश जो थे वह भयभीत होने लगे थे। अब इसमें आप देखेंगे इस तरह से उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके सभी जो विदेशी देश थे और पड़ोसी देशों के कुछ लोग थे जो उससे ईर्ष्या करने लगे और आप देखेंगे मिस्र ने 1813 ईस्वी में उसको पराजित करने का प्रयास किया। फिर आप देखेंगे 1815 ईस्वी में ब्रिटेन और रूस जैसे और अन्य देशों ने मिल करके जो नेपोलियन को हराने का प्रयास किया
शक्ति बढ़ा दी कि जिसके कारण से सभी लोग, सभी आसपास पड़ोस के देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना को विकास कर दिया। और आप देखेंगे जो नेपोलियन की विदेश नीति में अब आगे चल करके आप देखेंगे कि जो यह सभी लोगों के अंतर्गत भावना हो गई, जो आगे चल करके आप देखेंगे इन्हीं सभी कारणों से जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो है उदय के कारण। तो इस तरह से हमने देखा कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था और किस तरह से वह फ्रांस की गद्दी को अपने गद्दी पर बैठा और नए नए अपनी नागरिक संहिता 1804 में लागू करके नियम कानून पालन करके लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाई और अपनी सैन्य शक्ति के बल पर आप देखेंगे उसने किस तरह से आगे यूरोप को राष्ट्रवाद के मार्ग पर ले गया। इस तरह से आप देखेंगे यह इसका जो है नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान था। आप देखेंगे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। आप देख लेंगे कि उसकी सारी सैन्य शक्ति और उसके साम्राज्यवाद की भावना, उसकी आकांक्षाएं थी जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनी और अधिक से अधिक देशों पर विश्व में अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने का जो उसका प्रयास था वह जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। अब हम आगे देखेंगे कि इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण देखेंगे यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ आप देखेंगे। इसमें आप देखेंगे इटली के पूर्व की स्थिति, पहले आप देखेंगे इटली जो है 7 राज्यों में हुआ था। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 7 राज्यों में बटा हुआ था इटली के पूर्व। आप देखेंगे पूर्व की कहानी, यह 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें आप देखेंगे जो बटा हुआ था लॉम्बार्डी और वेनेजिया, लॉम्बार्डी और वेनेजिया, लॉम्बार्डी और वेनेजिया जो है ऑस्ट्रिया के अधीन थे। ऑस्ट्रिया के अधीन थे, मतलब लॉम्बार्डी और वेनेजिया जो थे वह ऑस्ट्रिया के अधीन थे। और आप देखेंगे टस्कनी, परमा, इसमें टस्कनी, परमा, और आप देखेंगे जो थे जो मोडेना, यह जो टस्कनी, परमा, मोडेना, आप देखेंगे जो ऑस्ट्रिया के जो सूर्यवंश, मोडेना सूर्यवंशी शासकों के अधीन थे। और आप देखेंगे इसके बाद तथा नेपल्स और सिसिली, इसके बाद नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली जो थे यह पूर्व वंश के अधीन थे।
निर्माण पर जो इटाली का बनाने का कारण था, इटालवी राज घराने का शासन का, इटालवी राज घराने का शासन था। इस तरह से आप देखेंगे और रोम, इस तरह से देखेंगे रोम पर जो है चर्च का शासन था, रोम पर जो चर्च का शासन था। इस तरह से आप देखेंगे कि यह इसकी पूर्व की स्थिति थी कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। लॉम्बार्डी और मलेशिया जो थे वह जो है ऑस्ट्रिया के अधीन थे और टस्कनी, पार्मा, मोडेना सूर्यवंशी राजकुमारों के हाथ में था शासन। नेपल और सिसिली पूर्व वंश के अधीन थे तथा सार्डिनिया के निर्माण था इटाली राज घराने के अधीन थे। इस तरह से आप देखेंगे जब ये 7 राज्यों में आप देखेंगे जब विभक्त थे तो इटली को एकीकरण करने में बहुत परेशानियां थी, क्योंकि यहाँ पे केवल जो सार्डिनिया का निर्माण था केवल यहाँ पर ही केवल इटली राज घरानों का शासन था, बाकी सब जो है विदेशी शक्तियां स्थापित थी। इस तरह से इन विदेशी शक्तियों को जो तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन आप देखेंगे इस तरह से कुछ लोगों ने जो अपनी शक्ति के बल पर इस तरह से इटली को एकीकरण करने का जो प्रयास किए। इस तरह से आप देखेंगे इसमें जो सबसे पहले थे जोसेफ गिउसेppe मेस्त्री थे, गिउसेppe मेस्त्री ने 1830 ईस्वी में आप देखेंगे एक कार्बोनरी संगठन के सदस्य बने। कार्बोनरी सदस्य, कार्बोनरी संगठन के सदस्य बने और इन्होंने आप देखेंगे इन्होंने दो संगठन बनाया। इसमें पहला आप देखेंगे एक जो था मार्सेई में इन्होंने यंग इटली और वर्न में आप देखेंगे दूसरा था वर्न में इन्होंने जो यंग नामक जो संगठन बनाया। ये एनपीटी में आप देखेंगे यह एक सच्चे देशभक्त थे और देश को एकीकृत करने का इन्होंने अहम भूमिका निभाई। एकीकरण का मतलब होता है जो बिखरे हुए राज्यों को एक करना और एक ही कानून व्यवस्था वहां पर लागू करना। ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास इन लोगों ने जो आप देखेंगे जोसेफ मेस्त्री थे, इन्होंने अपने जो है शक्ति के बल पर एक संगठन बना करके उसका भरपूर प्रयास किए, लेकिन आप देखेंगे यह प्रयास जो था यह सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर आप देखेंगे जो इमैनुअल द्वितीय जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय और इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है कैलियो दी काबो सार्डिनिया के प्रधानमंत्री और इस तरह से गैरिबाल्डी के सहयोग से आप देखेंगे। और जो सबसे बड़ी भारत की जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया को अगर जब तक उसको पराजित नहीं किया जा सकता तब तक इटली का एकीकरण होना संभव नहीं था। इस कारण से सबसे पहले कैलियो दी काबो तथा सार्डिनिया के प्रधानमंत्री गैरिबाल्डी और इन सभी को प्रयासों से आप देखेंगे इटली का पूर्ण रूप से जो ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसको मिलाया गया। इस तरह से बहुत लोगों के प्रयासों से इस तरह से इटली को एकीकरण कर दिया गया और 1870 ईस्वी में और
संभव हुआ और बाद में रोम को मिला करके 1871 ईस्वी में पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण कर दिया गया। तो इस तरह से आपने इटली का एकीकरण पढ़े कि किस तरह से इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो परीक्षा में आ सकता है कि इटली के एकीकरण के बारे में लिखिए, इटली की प्रक्रिया को समझाइए। तो आप जानेंगे कि इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ, इसको एक बार पढ़ेंगे और परीक्षा के दृष्टि से आपको लिखना है और समझना है ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।